हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। रोज रोज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ना एक दिन सब कुछ पढ़ेंगे तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि मैं एक टॉपिक वाइज सीरीज़ करवा रही हूँ, जिसके अंदर है ना हम हर टॉपिक से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना उन सबको कवर कराते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक था हमारा इनकी शाखाओं के जनक के बारे में, कि किस शाखा के जनक कौन है, इसके बारे में हमने पहले टॉपिक में बता दिया है। सेकंड था जीव में जनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जितने क्वेश्चन बने थे ना उन सबको कवर किया है। थर्ड आया था जो पादप होते हैं ना, जो पुष्पी पादप होते हैं, उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है वो किया था। अब हमारा चल रहा है कि मानव प्रजनन है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी इसका पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन को कवर करा दिया है। अब इसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो 50 कवर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट कहाँ से आएगा? 51 से स्टार्ट होगा। ये हमारा पार्ट 2 है, वो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण के लिए प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक है? तो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है? वो आता है मध्य छेद। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। अब ये क्या कहता है? निम्न में से किस में गमन अत्यधिक घट होते जाता है? जो गमन होता है वो अत्यधिक घट किस में जाता है? तो आता है वीर्य में। शुक्राणु स्वतः गतिशीलता की वजह से घट जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। अब ये क्या बोलता है? कौन सा परीक्षण होता है जो बगैर पैदा हुए बच्चों के आनुवांशिक व कायिक दोष टैन के बारे में अध्ययन करता है? यानी ऐसा कौन सा परीक्षण होता है कि जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं? तो कौन सा होता है? एमनियोस्टोसिस, जिसके अंदर बिना पैदा हुए बच्चों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कह लेते हैं? यानी जो एकल जनक के द्वारा उत्पत्ति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। अब ये क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? जो मुकुलन होता है उसमें जनन किस में कंप्लीट होता है? तो वन एंड ओनली कौन हो जाएगा? ईस्ट के अंदर ही मुकुलन के द्वारा जनन संभव है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। अब ये क्या बोलता है? जो मानव युग्मक होते हैं इसमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? अब ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। इसमें 23 भी दे रखा है और 46 भी दे रखा है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, जब गुणसूत्र की बात की जाए तो आपको 23 को सिलेक्ट करना है और युग्मनज की बात की जाए तो आपको 46 को चयन करना है। क्लियर? तो अब हमें 20 को सर्च करना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ये क्या कहता है कि अंड प्रजनक हैं, जो अंड का प्रजनक है वो कौन है? तो अंडा, मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडे देता है, मगरमच्छ भी, और ये डी भी। यानी इसके सारे ऑप्शन ही सही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि द्विगुणित है। एक वर्ड आ गया द्विगुणित, कि द्विगुणित क्या है? तो अंड है, पराग है, ए अभी दोनों है, फिर युग्मनज है। तो द्विगुणित कौन होते हैं? युग्मनज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि युग्मनज की संख्या है तो 46 को सिलेक्ट करना है, तो इसीलिए बताया है कि द्विगुणित होते हैं युग्मनज और गुणसूत्र होते हैं सिंगल वे में। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59। ये क्या बोलता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो शुक्राणु जनन होते हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन के द्वारा उनका नियंत्रण, उनका कंट्रोल होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60। हार्मोन का जो मासिक चक्र है वह संबंधित नए होते हैं, मतलब जो हार्मोन का चक्र होता है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है TSH से संबंधित होता है, जो कि मासिक चक्र में पीरियड टाइम होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। मनुष्य का जो गर्भाधान होता है उसकी अवधि कितनी होती है? जो गर्भाधान की अवधि है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कितने दिन की होती है? ये गलती से आ गया है 2027, ये था 270 दिन की अवधि होती है। कभी आप समझो कि इतने दिन में थोड़ा ना होता है, ये तो मत समझ लो 2-3 साल का कोडिंग आ गया है, तो ये बाई मिस्टेक गलती से आ गया है। इसमें आएंगे 270 दिन की अवधि होती है गर्भधान की। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 62।
कि नर में क्या नहीं होता है। एक नर होता है, उसके अंदर कौन सी चीज़ है जो नहीं होती है, तो कौन सी होती है, बेरेथम जो ग्लैंड होता है एक नर के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63। अभी क्या बोलता है, ह्यूमन फीमेल में जो भ्रूण किस प्रकार का क्लीवेज होता है, जो भ्रूण होता है ना वो किस प्रकार का होता है, तो ये बताना है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हुआ है। तो होलोब्लास्टिक एवं समान, यानी जो भ्रूण होता है वो होलोब्लास्टिक और उनका जो आकार होता है ना सब बिल्कुल सेम होता है, यानी टाइमिंग भी एकदम सेम ही होती है इसकी। इसमें असमान है लेकिन ये समान होती है सब कुछ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64। जो फोलिक सेल होते हैं उनका फटना और ओवा से बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओवुलेशन। यानी अगर वो बाहर नहीं, अगर वो कहते हैं ना फर्टिलाइज नहीं होंगे तो मतलब भ्रूण का विकास कैसे होगा, तो उसको ओवुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 65। ये क्या बोलता है, किससे विकसित होकर शुक्राणु को पोषण मिलता है, यानी जो शुक्राणु की जो वृद्धि होती है, पोषण मिलता है, वो किसके द्वारा होता है, तो वो होती है सर्टोली सेल्स। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, इसी से उनका विकास होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66। अब ये क्या बोलता है कि वसन थैली पर किससे संबंधित है, तो किससे होती है, वो ऑप्शन नंबर सी वसन से ही संबंधित होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67। ये क्या बोलता है, कौन सहायक जनन ग्रंथि है, यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो सहायक जनन ग्रंथि के नाम से जिसको जाना जाता है। अब इसमें शुक्राशय ग्रंथि भी होती है, प्रोस्टेट भी होती है, कोपर भी होती है, यानी सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ग्रंथियाँ ऐसी होती है जो सहायक जनन ग्रंथि के नाम पर आती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोन्गिनियम जो पेशी में किस में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है शीर्ष स्थान के ऊपर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 69। अब ये क्या बोलता है, जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें उत्तकों का निर्माण किस में होता है, तो किस में होता है उत्तक का निर्माण, होता है स्टेम सेल्स के अंदर उत्तकों का निर्माण होता है भ्रूण अवस्था के अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70। अब फ्रेंड्स ये क्या कहता है, जो वक्र होता है तो और जनन अंग का निर्माण किस में होता है, वक्र एवं जनन अंग का निर्माण किस चीज़ में होता है, तो होता है मेसोड्रम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। ये क्या बोलता है कि ट्यूनिका एल्गुनिया होता है, उसमें किसका अनावरण होता है, इसके ऊपर एक परत सी होती है, तो वो किसकी परत होती है, तो वो होती है वर्षण की। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72। क्लोटोरस किसका समजात अंग है, तो ये किसका समजात अंग है, शीर्ष का। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि ये एकदम शुक्राणु के शीर्ष पर होता है, तो ये शीर्ष का अंग होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73। जो फर्टिलाइजन होता है उसमें उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, ऐसे ही आएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सा आंसर करें कि वो एकदम सही हो, क्योंकि कुछ एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी उतनी ही होती है, कहीं ये ना हो कि गलत के चक्कर में हमारे सही भी चले जाएं। तो किस में होती है, शुक्राणु की सतह पर होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं उसमें किसका स्रावण होता है, तो इन दोनों हार्मोन के अंदर कौन सा स्रावण होता है, प्लेसेंटा के अंदर इनका स्रावण आसानी से होता है। नेक्स्ट आता है कि 75 क्या बोलता है कि स्तनपायी जीवों में जो नर हार्मोन होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो कहाँ पर होती है उनकी उत्पत्ति, तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है अंडकोश में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान जो अंडों का उत्सर्जन होता है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो एक टाइम पर एक ही अंडाणु बनता है, एक टाइम पर एक ही अंड बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77। ये क्या बोलता है, निम्नलिखित में से अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी बहुत कम टाइम के लिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो होती है कॉर्पस लूटियम। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78। ये क्या बोलता है, प्राइमरी स्पोरोमेटासाइट से बनने वाले
शुक्राणुओं की संख्या कौन सी होती है जो कि प्राइमरी स्टेट पर होती है, तो कितनी होती है? तो मैंने आपको बताया था कि एक टाइम पर 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 79 कि जीवों में जो प्रजनन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है जीवों के अंदर, तो किस प्रकार से होती है? इसमें देखो फर्स्ट बात भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, यानी तीनों बातें सही हैं। फर्स्ट बात क्या होती है? जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, ये बात भी सही है। प्रजनन होगा तो उनकी संख्या में, उनका काम ही यही होता है कि अपने जाति का मतलब वृद्धि करना, तो उनकी संख्या तो वृद्धि होगी होगी, ये बात भी सही है। सेकंड बात क्या है? पृथ्वी पर जीवन नियंत्रण बढ़ाए रखने के लिए, मतलब अपने जीवन को बढ़ाए रखने के लिए, अपने नाम को आगे चलाने के लिए ये प्रजनन किया जाता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट आता है अपनी जाति को जीवों को बनाए रखने के लिए, ये बात तो आपको मैंने पहले ही बता दी कि अपने जैसे सेम टू सेम अपने खुद की जाति को बढ़ाने के लिए सेम संतति को जन्म देना ही प्रजनन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। तीनों बात इसके अंदर सही है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 80। तो अंडवाहिनी होती है, इसका अंतिम भाग क्या होता है? तो अंडवाहिनी का अंतिम भाग होता है इमस्थ, जो कि इसका अंतिम भाग होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81। ये क्या बोलता है? इनफंडिबुलम का अंगुलाकार प्रवर्ध कहलाते हैं। तो इनफंडिबुलम क्या होता है और इसका का जो प्रवर्ध होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं फिम्बी। जैसे कि अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, अंडवाहिनी का अंतिम भाग इमस था, तो उसी प्रकार इनफुलम्बुलम का अंगुलिकार जो पर्वत था उसको फिम्बी कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82। योनि द्वार पर प्राय एक पतली झिल्ली से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइमन, जो एक पतली झिल्ली होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83। मासिक धर्म आरंभ होने का जो उनका टाइम होता है ना हार्मोन्स का, यानी किस क्रम में होते हैं, हर चीज़ आपको पता है, सबका अलग अलग क्रम होता है, तो इसको एक सही तरीके से किस क्रम में होते हैं उसके बारे में बताना है। तो क्या होता है? पहले आता है FSH जो कि फर्स्ट होता है, सेकंड आता है एस्ट्रोजन, फिर थर्ड पे आता है प्रोजेस्टेरोन। ये इनका एकदम सही वो हो जाएगा क्रम, बाकी ये सारे गलत हैं और ओनली फॉर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84। ये क्या कहता है? भ्रूण की 16 कोषीय अवस्था होती है, वो क्या कहलाती है? तो 16 कोषीय अवस्था को बोलते हैं मोरूला। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण की 16 कोषीय अवस्था को मोरूला कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि मानव प्लेसेंटा होता है, जो मानव के अंदर प्लेसेंटा है वो कहाँ पर होता है? वो होता है हिमोकोरियल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमोकोरियल के अंदर मानव प्लेसेंटा होता है। नेक्स्ट आता है 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लेसेंटा के द्वार, बस इतनी सी बात आएगी, प्लेसेंटा के द्वार। आगे की लाइन हमें खुद को कंप्लीट करनी पड़ेगी कि इन चारों लाइन को पढ़ना है और कौन सी बात इसमें सही होती है उसके बारे में बताना है। तो पहले क्या आती है? भ्रूण माँ के नाभि रुधिर से जुड़ा होता है, तो ये बात भी गलत है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है भ्रूण माँ के रक्त को प्रदान किया जाता है, तो ये बात भी एकदम सही है रक्त के, लेकिन वो प्लेसेंटा के द्वार पर नहीं होती है। बात तो ये वाली भी सही है, पर ये प्लेसेंटा के लिए काम नहीं करती है। फिर आता है भ्रूण माँ के रक्त से पोषण करता है, ये बात सही है। ये इसमें ना प्लेसेंटा का भाग होता है, जो बच्चों बेबी की ग्रोथ के लिए जो पोषण मिलता है ना वो उसके रक्त से मिलता है, तो इसमें ये बात सही है। और डी क्या होता है? भ्रूण झिल्लियों से घिरा होता है, तो ये बात भी प्लेसेंटा के लिए लागू नहीं होती है। प्लेसेंटा के लिए ओनली फॉर ऑप्शन नंबर सी की बात लागू होती है। नेक्स्ट आता है 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गैमिट का निर्माण को कहते हैं, एक वर्ड है गैमिट, तो इसके निर्माण को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं गैमिटोजेनेसिस, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि हमारे जो नेत्र होते हैं उसका लेंस बनता है, तो नेत्र का लेंस कहाँ पर बनता है? बनता है एक्टोड्रम से। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस एक्टोड्रम से बनता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89। ये क्या कहता है? एक वयस्क मनुष्य में वृषण से शुक्राणु का निर्माण करने वाली जो शुक्र जननी अवस्था होती है उसका सही क्रम क्या है? यानी एक जो मतलब एक तो जवान इंसान एक बुजुर्ग इंसान के बीच में जो उनके जो डिफरेंस होता है उसका क्रम के बारे में बताना है, तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्पेरोगोटनियम, स्पेरासाइट, फिर स्पेडिड और शुक्राणु।
बात सब वही है, पर इसका थोड़ा बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। पहले एक स्पेरमेटोगोनियम, फिर स्पेरेगोटासाइट, फिर आता है स्पेरमिटिड, और फिर आता है शुक्राणु। जो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा इनके क्रम का, एक वयस्क आदमी के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। अब आ गया इम्प्लांटेशन, यानी जो का प्रोटुलेशन क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट आ गया इम्प्लांटेशन, यानी विकास होना। फर्टिलाइजेशन के बाद तो ये तो होता ही होता है, तो इसका अंग, इसका मतलब क्या होता है, तो उसका एक जन्म की एक क्रिया होती है, यानी जब एग फर्टिलाइज होता है इसके बाद एक क्रिया स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है फोलिक सेल का फटना ओले से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 91। ये क्या बोलता है, फोलिक सेल का फटना और ओवरी से जो बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है ना, ओलवा यानी ओवरी से बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंडोभिदन, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विकसित शुक्राणु होते हैं, उनके पोषण के लिए यानी उनकी ग्रोथ के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेवार होती है, तो उनकी ग्रोथ के लिए सर्टोली कोशिका जिम्मेवार होती है शुक्राणु के लिए, जैसे उनकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93। क्रिप्टोचिल्ड्रम की अवस्था में वृषण, आगे की लाइन ऐसे हमें कंप्लीट करनी है कि आगे क्या होगा, तो आता है वृषण स्पेक्ट्रम में जाने के लिए असमर्थ होता है, यानी ये सारी बातें इसके अंदर गलत हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। यानी ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकलता है, ये बात भी गलत है। भ्रूण में वृषण विकसित नहीं हो पाता, ये बात भी गलत है। और शुक्राणु उत्पन्न होने पर वृषण असमर्थ होता है, तो ये बात भी गलत है। ओनली फॉर ये बात सही है कि वो जाने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। मनुष्य के किस कार्ड द्वारा वृषण सर्टल से जुड़ा होता है, तो किसकी वजह से वो जुड़ा होता है, तो इनके बीच में कौन सा होता है, गुब्रेकुलम यानी गुब्रनाकुलम होता है, जो कि जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आता है 95। ये क्या बोलते हैं कि भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके बारे में तो हम कब से पढ़ रहे हैं, तो वो कौन है, अरस्तु, जो कि भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 96। क्या बोलते हैं मनुष्य में जो शुक्र नलिका होती है वो किससे निकलती है, तो किससे निकलती है शुक्र नलिका, वो निकलती है क्यूडा एपिडिसिस से, जिसे शुक्र नलिकाएं बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 97। ये क्या बोलता है मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण व पोषण किस में होता है, तो शुक्राणु का संग्रहण पोषण किस में होता है, एपिडिसिस में होता है इसका भरण पोषण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98। ये क्या बोलता है वृषण हार्मोन स्रावित कौन सी कोशिका के अंदर होते हैं, तो कौन सी कोशिका होती है, उसकी लीडिंग सेल्स होती है जिसके अंदर वृषण हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99। ये क्या बोलता है जो सर्टोली कोशिका है उसमें क्या पाया जाता है, तो कौन सी बात इसमें सही है। फर्स्ट बात क्या बोलती है अंडाशय में प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है, तो ये बात नहीं, इसके लिए बिल्कुल लागू नहीं होती है। सेकंड बोलती है एड्रिनल कोर्टेक्स में तथा एंड्रोलिन हार्मोन का स्रावण होता है, तो ये बात भी सर्टोली कोशिका के लिए नहीं है। तो आती है शुक्र नलिका तथा ग्रम के सेल्स का पोषण होता है, तो जर्म सेल्स का किसमें होता है, वो होता है सर्टोली कोशिका, यानी जो उसके जो शुक्राणु होते हैं उनके ग्रोथ के लिए ये कोशिका जिम्मेवार होती है, तो ये उसी से के लिए कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100। अभी क्या बोलते हैं निम्न में से कौन जन्मदर को नियंत्रण सेल्स विधि है, यानी जो हम जो बच्चे के जो को जन्म नियंत्रण होता है उसके लिए शल्य विधि कौन सी है, तो कौन सी आती है ट्यूबकोनी और वैक्सेक्टोमी, तो कौन सी आती है, यानी ये दोनों विधि सही है जन्मदर नियंत्रण करने के लिए, यानी शल्य विधि के तौर पर इन दोनों विधि को सही बताया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये क्या बोलता है इसमें से कौन क्लाइटोरिस का समजात अंग है, तो क्लाइटोरिस का समजात अंग कौन सा हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिंग, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो मासिक चक्कर होता है वो किस में पाया जाता है, तो आपको पता होगा जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है ओनली फॉर मादा के अंदर होती है, तो सबको पता है। अब इन सब में मादा लिखा हुआ है, तो मनुष्य की मादा तो ये तो है ही नहीं, मनुष्य की मादा थोड़ी ना, वो तो मेल फीमेल ऐसे हैं, तो मनुष्य तो इसमें तो कोई एकदम गलत ही है। अब स्तनपाई
तो ये बात भी सही नहीं है क्योंकि सभी स्तनपायी के अंदर नहीं होता है, ओनली फॉर प्रीमेड मादाओं के अंदर ही ये मासिक चक्र पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसका स्वर उच्च पिच का स्वरमान होता है, यानी किसका स्वर जो उच्च पिच का स्वरमान होता है। तो सबसे उच्च मतलब उच्च किसका होता है, तो स्त्री का होता है, न कि पुरुष का होता है, न कि किन्नर का होता है, न इनमें से कोई भी गलत है, ओनली फॉर स्त्री, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी शुक्राणु के केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है। जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो पाया जाता है सिर में, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो शुक्राणु के सिर के ऊपर शीर्ष स्थान के ऊपर इसको पाया जाता है केंद्रीय युक्त आनुवांशिक पदार्थ। क्लियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो मानव प्रजनन के 105 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए, यानी एग्जाम के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन जाने की तो कोई है ही नहीं। जो इससे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो इन सब के अंडर आएंगे। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे कोई PDF को ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने से एक बार आप खुद पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।